तो हेलो सिपाहियों, तो डेमन क्वीन के एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। और आज का इस एपिसोड के अंदर बहुत से मस्त है, बहुत से बैडस मूवमेंट्स और लड़ाइयों के साथ साथ बहुत से राज खुलने वाले हैं और हम कुछ न्यू खास कैरेक्टर से भी मिलने वाले हैं। तो इस एपिसोड को देखने से पहले अगर आपने इसका पिछले एपिसोड नहीं देखे तो फटाफट जाकर देख लीजिए, वरना आप इसकी स्टोरी को समझ नहीं पाएंगे। और इसी खास सीरीज के खास एपिसोड के साथ अगर आप इसके अगले एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो आपको करना क्या है, वीडियो को नीचे पूरे 3.5 कमेंट्स जिनमें आप आज के इस खास एपिसोड के बारे में बातें कर सकते हैं। इसलिए पहले चुपचाप एपिसोड देख लीजिए। तो चलिए लेट्स गेट इनटू इट। तो डीमन ट्वेन के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यानर को एक केव के बाहर बैठे देखते हैं, जो कि रोते हुए कह रही थी कि आखिर मास्टर सच में उसे छोड़कर क्यों चले गए थे। और मास्टर ने उसे बताया था कि उन्होंने बच्चे की बुराइयों को मिटा दिया है, तो आगे बस भविष्य में उनके लिए अच्छे दिन आएंगे। और उस केव के बाहर रोते हुए वो बताती है, मास्टर आखिर आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए, आखिर आप यानर को अकेले बाहर क्यों छोड़ गए। क्योंकि जब यानर का मास्टर सक्लूशन में गया था, यानर उस जगह को साफ करने के लिए लगातार हर रोज जाया करती थी, इस उम्मीद में कि उसके मास्टर का मूड बदल जाएगा और वो सक्लूशन से बाहर आ जाएगा। पर शनि के महीनों के सक्लूशन के टाइम के बावजूद भी उसके बाहर आने का कोई भी नाम निशान तक भी नहीं था। तब एक दिन जब यानर उस जगह पर आ रखे थे, वो ब्लड रिवर एंसेस्टर जिसे शनि ने काट दिया था अचानक ही यानर के सामने आ चुका था। और ना ही वो मरा था, उसके साथ साथ उसने अपने मैजिक का इस्तेमाल किया था यानर को अपनी ब्लड रिवर सील से बांधने का। और उस टाइम तक यानर एक कल्टिवेटर बन चुकी थी, जिसे लड़ाई में कम तो नहीं होना चाहिए था, पर वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई थी जहाँ पर वो न जाने हिल तक भी नहीं पा रही थी। और उससे बाद उसने नोटिस किया था कि उसने अपने हाथ में एक लाल सा स्कल पकड़ रखा था, जिसमें वो ब्लड रिवर सील भी मौजूद थी। और डरावना होने के साथ साथ उस स्कल के अंदर काफी भयंकर सा ऑरा महसूस हो पा रहा था। और तब यानर ने पक्का किया था कि पक्का स्कल में कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी, इसलिए उसने एक मौके का वेट कर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर उस स्कल को तोड़ दिया था। पर उस हरामखोर ब्लड रिवर एल्डर ने अपनी स्पिरिचुअल फीचर्स का इस्तेमाल किया था उस स्कल की रक्षा करने के लिए और फिर वहां से भाग जाने के लिए। और उसी के बाद वो न जाने कहां पर गायब हो गया था। और अब यानर के मुंह से ये पास की सारी बातें सुनने के बाद शनि इस कहानी से हर एक चीज के बारे में ध्यान से सोचने लगता है कि आखिर वो लाल हड्डियों का ढांचा क्या हो सकता है। और अगर यानर के मुताबिक देखा जाए तो उस कंकाल यानी उस कल में ही वो राज छुपा होगा कि वह हरामखोर अपनी जिंदगी को कैसे बचा पाया था। और शायद ऐसा हो सकता है कि वो किसी कल्ट का एक सैक्रेड ऑब्जेक्ट हो। लेकिन ये बात काफी अजीब सी थी, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज होती तो शनि को भी उसके बारे में पता होता। और यानर बताती है कि उससे भी ये काफी शक वाली बात लगती है। और ये ब्लड रिवर एल्डर काफी टाइम से छुप रखा था, और क्योंकि यानर को भी उस टाइम पर अपने सेक्ट को बड़ा करना था, तो उसने उस मामले को फिलहाल के लिए छोड़ दिया था और मेनलैंड में कुछ अपने जासूसों को भेज दिया था। और शनि समझते हुए बताता है, और फिर उसके बाद वो जिस सेक्ट के अंदर बर्बादी होना शुरू हो गए, है ना। जो बात से हैरान यानर पूछती है कि आखिर मास्टर को इस चीज के बारे में कैसे पता, जिस बात पर शनि बताता है, उस बंदे की नजरों में तुम उसका दुश्मन यानी मेरे खास डिसाइपल हो, जिन्हें वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मारना चाहता होगा। पर उसने ऐसा सीधा नहीं किया, बस कि तुम्हें मारने से उल्टा उसने तुम्हें ब्लड रिवर सील से बांधने की कोशिश की। और इस सील के काम से उसका इरादा था अपने लिए एनर्जी इकट्ठी कर खुद कल्टीवेट कर पाने का। और शनि बताता है कि उस बंदे का पक्का कुछ न कुछ तो राज है, और जितनी सिचुएशन भयंकर होगी उसके लिए वो उतनी ही फायदेदार। और उस हरामखोर की पर्सनैलिटी के हिसाब से वो अपने फॉलोवर्स को वूजी सेक्ट में भेजकर उन पर हमला करवा सकता था, पर फिर भी उसने वैसा कुछ नहीं किया। जिस बात पर यानर आती बताते हैं कि पिछले कुछ 10 सालों से ब्लड रिवर एल्डर ने अचानक आकर उसके भेजे के स्पाइस को एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो नॉर्थ में कुछ मेंबर्स को इकट्ठा करने वाला है। और उसने यानर के काफी कमाल के जनरल्स को मार दिया था, जिनका कल्टिवेशन स्पिरिट रियम में था। और इस बात से अब तक ये तो पता चल जाता है कि उसकी ताकत अब काफी बढ़ गई होगी, और उसने लाइफ और डेथ रियम में ब्रेक थ्रू कर लिया होगा। और तब वो जी सेक्ट में काफी बेचारों के मरे हुए के हाथ हुए थे, और यानर ने ये बात जाकर खुद कंफर्म की थी कि जो भी लोग मरे थे उनके शरीर के ऊपर वही रेड स्कल वाला सेम मार्क था, वो ब्लड रिवर सील। और उनके दुश्मनों का कल्टिवेशन काफी ज्यादा तेज था, और वो उसकी हर एक चाल को समझकर उसके सिटीजन्स पर हमला कर रहे थे, उन्हें अपनी ताकत दिखाने के लिए। और वो गुस्से में बता ही रही थी कि उसके दिल में उस ब्लड रिवर एल्डर के लिए सिर्फ के सिर्फ नफरत है। कि शनि भी उसका हाथ पकड़ा इस बात से हाँ कटा है, क्योंकि वो यानर की नफरत को समझ सकता था। और फिर यानर को प्यार से समझा था, वो उसे प्यार से बताता है, मैं समझ सकता हूँ यानर कि तुम्हें इतने टाइम से क्या क्या चीजें सहनी पड़ी है। उस बातें हरामखोर कातिल ने तुम्हें कितना कुछ सताया है, पर उसकी फिर भी कभी हिम्मत नहीं हुई सामने आकर लड़ने के। और अगर वो चुपता भी है तो उसे कोई ढूंढ तक भी नहीं पाता। और अगर हम अभी के अभी हमला कर दें और कल्ट में मौजूद उसके बंदे को मार डालें, तो बेशक लोगों में भीड़ भड़का फंस जाएगा, सिचुएशन और भी बदतर बन जाएगी, और दुश्मनों को पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। और वो हर एक बात एक ऐसे कांड करता है ताकि वो तुम्हें
और नीचा दिखा सके। और बस है जब तुम्हारा आत्मविश्वास घटता जाएगा वो उस मौके का फायदा उठाकर अपना सबसे बदतर हमला करेगा। और उस हरामखोर का प्लान काफी ज्यादा शातिर था और अगर वो जल्दी में उस पर हमला करने की कोशिश करते तो वो पक्का उसके जाल में फंस जाते। कि गुस्से में शनि एक बात पक्की कटा है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बार वो उसका सर डर से अलग कर उसके खून को सैक्रिफाइस के तौर पर इस्तेमाल करेगा। और उसके लिए उन्हें मिलकर उससे और उसके चमचों दोनों को पकड़ना था। और ये बात शनि और यानर ने एक साथ कही थी, जिससे पता चलता था कि वो दोनों कितना ज्यादा एक जैसा सोचते थे। कि यानर अब एकदम खुशहाली बताती है कि उसने मास्टर को उसके बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे लगा था कि मास्टर एकदम गुस्सा होकर उसे सीधे के सीधे मारने के लिए चले जाएंगे। पर जो उसके बाकी बंदे सिटीजन्स के रूप में छुप रखे थे वो उनके लोगों को मारने का काम शुरू कर देंगे, इसलिए वह ऐसी तबाही नहीं चाहती थी। पर अब ये बात जानकर कि मास्टर और उसका प्लान एक जैसा था उसे अब बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। कि शैनी उससे पूछता है, क्या तुम्हें अपना मास्टर इतना जिद्दी और बेवकूफ लगता है? यार अगर मन फ्लावर सिस्टर से अभी तक नहीं मिलता, मुझे अभी तक इस बात के बारे में बिल्कुल पता तक नहीं चलता, और तुम मुझसे इस बात को छुपाए रखते, तो अगली बार से भविष्य में जो भी होता है तो वादा करो तुम मुझे टाइम से पहले बताओगे। कि अब यहाँ पर यानर शैनी के मुंह से फ्लावर सिस्टर नाम सुन लिया था, और क्योंकि वो सिस्टर्स थी यानी वो लड़कियां थी, और यानी वो लड़कियां थी यानी वो गड़बड़ थी। और अब एकदम गुस्से में अपनी शेरिंगन को दिखाती है वो अपने मास्टर से पूछती है, मास्टर आपने इस ब्लड रिवर सील को सिटीजन्स की बॉडी से देखा था ना, पर अब अचानक ये फ्लावर ग्रुप कहाँ से आ गया? कहीं ये वही फ्लावर ग्रुप तो नहीं, वो सफेद कपड़े डाली लड़कियों का जिन्होंने एक बार हमारी सेक्ट की मदद भी की थी? जिस बात पर टालता हुआ शैनी बताता है कि नहीं, एक्चुअली में वो फ्लावर ग्रुप की लीडर रॉक्सी से थोड़ी ना मिला था, बल्कि वो उसके डिसाइपल्स थे जो उसे बाहर घूमते हुए मिले थे। और अब मेड्यूसा बनी यानर एकदम गुस्सा हो जाती है कि उसे इस फ्लावर ग्रुप की लीडर का पूरा नाम रॉक्सी अभी तक याद था, जिससे उसे एक बात का शक होता है कि शायद शैनी का उससे कुछ गहरा रिश्ता हो सकता था। कि उसे डालते हुए शैनी बताता है, नहीं यानर ऐसा कुछ भी नहीं है, रॉक्सी और मैंने बस आपस में पहले ड्यूल किया था, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब से मैं सक्लूशन से बाहर निकला हूँ मैं अभी तक उससे एक बार भी मिलना तक नहीं किया। जिस बात पे थोड़ी चिड़ी हुई यानर मुंह फेरती उससे पूछती है कि ये पक्की और सच्ची बात है ना, और यहाँ पर वो कोई भी झूठ बिल्कुल नहीं सहेगी और न ही कोई चालबाजी। कि शैनी भी इस बात पर पक्का वादा करता है, और फिर उसकी गालों को खींचती हुई वो बताती है कि अगर अब ये बात हो गई है तो आज से वो भी मास्टर से कुछ भी नहीं छुपाएगी, पर मास्टर को भी वादा करना होगा कि वो भी उससे कुछ नहीं छुपाएंगे। और कुछ ही पलों पहले शैनी यानर की समझदारी की तारीफ करने ही वाला था जब तक उसने फिर से ऐसी हरकतें करना शुरू नहीं कर दी थी। और अब शैनी पूछता है कि आखिर यानर आगे की सिचुएशन में क्या करना चाहती है, और आखिर आगे का उसका प्लान क्या था। वो सब कुछ उसे बता सकती थी। जिस बात पे एक पहले से प्लान डिसाइड कर रखे यानर बताती है कि वो लोग तबाही मचाना चाहते थे तो फिर वो बिल्कुल वैसा ही करेगी और उन्हें एकदम तबाही देगी। जैसा कि किस्से कहानी में कहा जाता है, समुद्र में जितनी बड़ी लहर होगी उतना ही ज्यादा ऊंचा मछलियां कूद पाएंगी। और फिर वो वहाँ पर सीक्रेटली शैनी को अपना सारा का सारा प्लान बताती है। और यहाँ जंगल में एक केव में हम देखते हैं उसे ब्लड रिवर एल्डर को, जिसकी उसका एक आदमी बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रहा था कि सच में उनका प्लान इतना ज्यादा कमाल का था कि वो उस बूजी सेक्ट की औरत को एकदम ही अपनी चालों में डाल पा रहे थे। और ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही बेहतरीन होगा कि वही बड़ी बड़ी बातें कर ही रहा था कि अगले ही पल उसका सर दर्द से कटकर नीचे गिर जाता है। और वो ब्लड रिवर एल्डर पूछता है, क्योंकि तुमने मुझे वो चीज तक का रास्ता दिखाया तो मैं बदले में तुम्हें अपना साथी मानूंगा, पर अगर हम अब एक परिवार बन चुके हैं तो आखिर तुमने मारपीट का रास्ता क्यों चुना? और ब्लड रिवर एल्डर ये बात कह रहा था पीछे बैठे हुए एकदम सफेद कपड़ों और बैंडेजेस में उस मिस्टीरियस पर्सन को जिसने उसके आदमी को एक ही मिनटों में मार दिया था, वो भी न जाने किस वजह से। और उस व्यक्ति को ये करने का कोई भी गम तक भी महसूस नहीं होता। और फिर में थोड़ा सा 5 साल पहले का सीन बताया जाता है जब नॉर्थ के ऊपर ब्लड रिवर एंसेस्टर्स ने कब्जा कर लिया था, और जिस चीज की सबसे ज्यादा घबराहट थी वो था एम्प्रेस के द्वारा किए जाने वाला हमला। क्योंकि चाहे ब्लड रिवर कल्ट काफी ताकतवर था, वो सभी एम्प्रेस के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते थे। और ये सारी घबराहट सिर्फ एक दिन तक थी, उस सब बारिश का दिन था जब एक मिस्टीरियस असासिन उस ब्लड रिवर एंसेस्टर का अड्डा ढूंढ पाया था, और सिर्फ के सिर्फ अकेले ही सब एलीट वॉरियर को हरा पाया था। और घबरा कर जब उस असासिन से उसकी पहचान पूछी गई थी, उस असासिन ने बताया था कि वो बस अपनी जरूरतें पूरा कर रहा था। और फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जब वही मिस्टीरियस असासिन उस ब्लड रिवर एल्डर के पीछे ही बैठ रखा था। एल्डर उसे बताता है कि आखिर वो असासिन वापस आकर अचानक इतनी तबाही मचाना क्यों शुरू हो गया था। और जब हम उस ब्लड रिवर एल्डर की शक्ल देखते हैं तो कसम से वो शक्ल एकदम वाहियात थी। तभी कहूँ यानर को इससे इतनी नफरत क्यों थी। और फिर एल्डर बताता है कि जिस जासूस को उसने बूजी सेक्ट के अंदर जानकारी इकट्ठा करने के लिए रख रखा है, उससे उसे एक बात पता चली है कि आज एम्पेस हेवन एंड अर्थ रिचुअल करने वाली थी, और इस रिचुअल को किया जाता था एक खास ताकत के शरीर को पहले से और भी ज्यादा ताकतवर करने के लिए। पर एनर्जी का छोटा मोटा भेदभाव भी इसमें बहुत बड़ी दखल अंदाजी कर सकता था, और किसी एक गलती की
की वजह से वो व्यक्ति दूसरी रियम में जाने से भी नाकामयाब हो जाएगा और हो सकता है कि वो वही के वही मारा भी जाए। और उस कंकाल को पकड़ा वो बता रहा था कि शायद एम्प्रेस उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे थे और शायद अपनी ताकत इकट्ठी करने के बाद वो शायद सीधा आकर उनसे सामना करने का सोच रहे थे, जो जल्दी उसकी बहुत ही बड़ी गलती होगी। मैं जगह का इंतजाम कर लिया और अब जो चीज मुझे चाहिए वो है और ज्यादा बैकअप जो मेरे साथ मूजी सेक्ट के अंदर चलेंगे और सिटी के अंदर ले जाएंगे। कि ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टीरियस असासन में एक अजीब से स्क्रॉल को खोल देता है जिसका इस्तेमाल क्या था वो तो हमें फिलहाल नहीं पता चलता और फिर हमें वूजी सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। और आज वूजी सेक्ट में रात के वक्त भी हर जगह पर रोशनी ही रोशनी थी, हर एक घरों की लाइटें जग रखी थी। और अब वही उस जगह पर पहुंच चुका पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ ब्लड रिवर एल्डर उस असासिन की तारीफ कर रहा था कि जैसा कि उसने कहा था कि एम्प्रेस ने मेन द्वारा में अपनी सभी फोर्सेस को निगरानी के लिए लगा दिया था, पर यहाँ पर वो असासिन उसे एक ऐसे रास्ते से लेकर आया था, एक ऐसा सीक्रेट पैसेज जहाँ पर उसे लड़ने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। और एकदम हंसता हुआ वो बता रहा था अब मजा आएगा और अब एम्प्रेस को पता चलेगा कि तबाही किसे कहते हैं। यहाँ पर उसके साथ है वो मिस्टीरियस असासिन, उसकी किसी भी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, जैसे उसे इस सारे मैटर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और यहाँ पर सेक्ट के अंदर हम देख पाते हैं एकदम इस सुंदर तरीके से तैयार हो रखी यानर को, और यहाँ पर अंदर वो अपने होठ लाल कर रहे थे कि उसके दरवाजे के पार खड़े हम किसी के परछावे को देखते हैं जो कि शैनी था। और वो यानर से पूछता है कि क्या वो बिल्कुल तैयार हो चुके थे। जिस बात पर अब एकदम खूबसूरत लग रही यानर बताती है कि अब उनके चलने का टाइम आ चुका था। और आज अपने इस बरस में पहली बार यानर एक असली एम्प्रेस की तरह लग रहे थे, उसका हुलिया भी और उसका बटाव भी। और यहाँ पर बाहर हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी तैयारी में था। वो फ्लावर सिस्टर्स अपनी तैयारी पे, लीना यहाँ पर जेकब को काट कर रही, अपने हाथ में तालिस्मान पकड़ी हुई जो हर एक चीज पर अच्छे से ध्यान रखे हुए थे। और यहाँ पर एक तरफ हम चिंचिया को देखते हैं जो कि काफी घायल लग रहे थे, जैसे उसके किसी के साथ खतरनाक लड़ाई हुई थी। और मेरे ख्याल से तो पक्का उसकी उन ब्लड रिवर कल्ट के लोगों के साथ ही लड़ाई हुई थी। यहाँ अब चांद की रोशनी में यानर बाहर एंट्री लेती हुई बाहर की ओर आते हुए सभी को बताती है कि अब उनकी किस्मत का चक्का घूमने वाला था जिसमें कई लोगों का भविष्य दांव पे था। और यहाँ बाहर शॉन्जी सेक्ट में हर तरफ हम देखते हैं फेस्टिवल की तरह हर एक जगह को सजा रखा था, हर एक जगह पर लाइटें वाइटें लग रखी थी और सब लोग उस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे। और एक बच्चे इस माहौल से सरप्राइज होकर अपने पिता से पूछती है कि आखिर आज के दिन हर एक चीज सज क्यों रखी थी, क्या वो यहाँ पर नए साल को सेलिब्रेट कर रहे थे। इस बात पर हंसता हुआ उस बच्चे का पिता बताता है कि नया साल आने के लिए तो अभी काफी दूर था। जिससे सरप्राइज को वो बच्ची पूछती है कि अगर नया साल भी नहीं था तो आखिर इतनी रात के वक्त भी सभी के सभी लोग अभी तक सोए क्यों नहीं थे। जिस बात पर अपने आगे की बेड की तरफ इशारा करता वो अपने सामने की बेड को दिखाता, अपनी बेटी को बताता है कि आज उन्हें उनकी एम्प्रेस द्वारा बुलवाया गया है और सभी लोग यहाँ पर इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे, इधर उधर का सामान खरीद रहे थे और एकदम खुशियों में थे। जिस बात से उसकी बेटी पूछती है कि एम्प्रेस खुद भी इतनी रात तक नहीं सोने वाली। जिस बात उसे प्यार से उठा था वो आदमी बताता है बेटे तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारी एम्प्रेस दिन रात हमारे लिए मेहनत करती है और खुद वो ज्यादातर अच्छे से सो भी नहीं पाते और आखिर तुम भी तो एम्प्रेस की सबसे बड़ी फैन हो। जिस बात पे उसकी बेटी भी एकदम खुशी से हाँ करती है और उसकी मुस्कुराहट से हम साफ साफ देख पाते हैं कि वो सच में ही यानर की बहुत ही इज्जत करती थी और उसे काफी मानती थी। और इसलिए यहाँ पर उन सभी को अपने एम्प्रेस के लिए विश करनी थी कि उनके लिए इतना सब कुछ करने के बाद एम्प्रेस को बस अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां मिले। वैसे ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग एम्प्रेस के लिए एक ब्लेसिंग पढ़ते हैं और उनकी अच्छी जिंदगी के लिए विश करते हैं कि उस खुशियों के उजाले में हमें घर के ऊपर खड़े उस काले परछावे को पाते हैं जो बैटमैन तो बिल्कुल नहीं था बल्कि वही घटिया दिखने वाला ब्लड रिवर एल्टर कह रहा था। अल्टर पहले से तैयार हो चुका और इतने सारे भीड़ में लोग अपनी एम्प्रेस के लिए दुआ कर रहे हैं। जिस बात से ये बात तो पक्की होती कि लुआन यानर आज यवन और अर्थ रिचुअल को करने वाली और अपने उस कर्टन खोपड़ी से वो अपने आसपास की जगह पर पता लगा लेता है कि आसपास कहीं भी कोई भी होली ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था जो उसके रास्ते में आए। और उससे पहले लगा तो था कि लुआन यानर हर एक चीज से सावधान होकर बिल्कुल तैयारी कर रखेगी, पर उसकी इतनी सारी चिंता एकदम फालतू में थी क्योंकि वो तो बस एकदम बेवकूफों की तरह उसके सामने ही वो रिचुअल करने के लिए बढ़ा ही थे। यानर के पीछे पीछे ही कुछ लेडीज चलती जा रही थी कि फिर जब वो ब्लड रिवर एल्डर अपने साथ है उस असासिन किंग की तरफ मुड़कर देखता है तो पीछे मुड़कर वो पाता है कि उस असासिन का वहाँ पर नामो निशान भी नहीं था और बहुत जगह से पहले ही गायब हो चुका था। जिस बात पे वॉल्टर कहता है लगता है कि फिर से मछलियां पकड़ने चला गया, वो भी बिना इस माहौल में अपना चेहरा दिखाए। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि एक बार जब मेरे हाथों में लुआन यानर आ जाएगी तो तब सबको पता चलेगा कि अपनी औकात में कैसे रहना है। और तभी अचानक ही अपने सामने चलती यानर पर वो अपनी ब्लड रिवर सील टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। अचानक ही यानर के आसपास हर तरफ से वो खूनी डिमोनिक आधा कर उसे घेर रहे थे और उसे अपने कब्जों में पकड़ रहे थे और उस अजीब सी ताकत से यानर के आसपास मौजूद वो दोनों लेडीज दूर जाकर गिरने लगती है और अपने सामने देख कर वो पाते हैं कि उस ब्लड रिवर सील का काम यानर के ऊपर चालू था और अब यानर की बॉडी के ऊपर वो श्रापित मार्क भी दिखना शुरू हो गए थे और अब अपने काम को पूरा
पूरा कर वो ब्लड रिवर अल्टर भी एकदम खुश होता है। वहाँ पर एंट्री मारता आता है और यानर के पीछे खड़ा आकर उसे फिर से छूता बताता है, लुआन यानर, जैसा कि मैंने पहले कहा था और अब वहाँ जाकर आज तुम मरी हो चुकी हो। और यहाँ पर उस ब्लड रिवर अल्टर का सामना करने के लिए वो सभी लेडीज गार्ड्स आकर मौजूद हो जाते हैं। पर वो ब्लड रिवर अल्टर बताता है कि उसकी टेक्निक का असर सिर्फ यहीं तक नहीं था। और फिर वो लेडीज अपने हाथ में देखते हैं कि यानर के ही नहीं बल्कि उनके शरीर के ऊपर भी वो श्रापित मार्क्स आ चुके थे। और ये चिल्लाता हुआ कि आज से उन सभी लोगों के लिए उनका ग्रेट एंसेस्टर था और उस अजीब से स्केलेटन का इस्तेमाल करता वो यानर की बॉडी को कंट्रोल करा था। और चिल्लाता हुआ वो कहता है, अब बारी आ चुकी है लुआन यानर, अब तुम अपने लाइफ और डेथ रियम के साथ अपने ही सभी के सभी लोगों को इस ब्लड रिवर सील में बांधोगे। और वैसे ही यानर की बॉडी का इस्तेमाल करता इस समय में कि वो इस ताकतवर बॉडी को कंट्रोल कर पाएगा। वो हमला करने के लिए बढ़ता है कि अगले ही पल यानर का शरीर एकदम ही बेजान ढीला नीचे गिर जाता है। और ब्लड रिवर अल्टर को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर अचानक ही ये क्या हुआ था। जो भी पहले वो यानर की बॉडी से सेंस कर पा रहा था वो हर एक चीज धीरे धीरे कट कर मिट रही थी। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता था, क्योंकि यानर पर सील लगाने से पहले तो उसने पक्का महसूस किया था कि यानर के शरीर में से लाइफ और डेथ रियम का ऑरा साफ साफ आ रहा था। तो फिर आखिर अचानक ही वो सारा ऑरा कहाँ पर जा रहा था। और वो ये बातों को गहराई में सोच रहा था कि उसके साइड से एकदम तेजी से एंट्री मारता हुआ शैने एक जोर का घुसा सीधा उस ब्लड रिवर एंटर के मुंह पे दे मारता है, जिससे दूर उठता टकराता जाता वो हरामखोर चट्टानों के बीच में जा धंसता है। और अपनी दबी दबी सांसें वापस खींचता वो अपने सामने के व्यक्ति को देखकर चिल्लाता है, आखिर तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो हरामखोर शैनी है। जिस बात पर उसे वापस ग्रीट करता है शैनी बताता है, तुम समझकर काफी खुशी हुई चलाक चुतर बुद्धे ब्लड रिवर के बद्दे बुड्ढे, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। कि तुम हैरानी से चिल्लाता। ब्लड रिवर अल्टर बता रहा था, ये चीज नामुमकिन है। इन पिछले 100 सालों में मैंने तुम्हारी इतनी तलाश की थी और मैं सिर्फ एक ही बात पक्की कर पाया था कि इस पूरी धरती से तुम्हारा शरीर और आत्मा गायब हो चुकी थी। तो फिर आखिर तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो। क्या तब इस साइड से यानर आती बताती है आखिर ब्लड रिवर अल्टर इतना हैरान क्यों हो रहा था जबकि वो एक हिसाब से खुद मरकर जिंदा था। हम देख पाते हैं कि एक्चुअली यानर ने यहाँ पर अपने ही डिसाइपल्स के कपड़े डाल रखे थे। यानी एक्चुअली में जिस पर वो ब्लड रिवर मार्क लगा था वो असली यानर थी ही नहीं। और वैसे ही वो अपने मास्टर के पास आ जाती है और शैने के उसका हाल पूछने पर वो प्यार से मुस्कुराती बताती है कि बेशक जब तक उसके मास्टर उसके साइड में रहेंगे आखिर कोई भी चीज गलत कैसे हो सकती है। खैर बेशक उनकी बनाई पपट के बुरे हाल हो गए थे। जो सुनकर उस ब्लड रिवर अल्टर को पता चलता है कि जिस पर उसने वो सील लगाई थी वो एक्चुअली में बस एक पपट थी। पर हैरानी से वो कहता है कि इस ओरा की पपट का तो सिर्फ लाइफ और डेथ रियम से ब्रेक थ्रू किया व्यक्ति ही बना सकता है। यानी उसके सामने मौजूद शैन ने ब्रेक थ्रू कर रखा था। उसे इस बात का अंदाजा हो गया था और उसे पता लग गया था उसके सामने कितनी ज्यादा ताकत खड़ी थी कि शैन ने उसे बताता है, तुम अभी तक बिल्कुल नहीं बदले। तुम्हारी पर्सनैलिटी से ही पता चलता था कि ब्लड रिवर के सैनिक जो सामने से आए थे उनमें तुम्हारा मेन हाथ नहीं था और पक्का तुमने कहीं और प्लानिंग कर रखे थे। और जैसा कि लगा था तुम्हारा बेस्ट प्लान होगा सीधा ही वुडी सेक्ट के मेन सोर्स पर हमला करना। और तुम जानते थे कि यानर का नेचर कैसा है जो कभी भी पीछे नहीं मुड़ते और तुम उसका नेचर का फायदा उठाना चाहते थे। और तुम्हें पता था कि रिचुअल के साथ साथ वो अपने साथ कुछ बैकअप लेकर आएंगे जिस मुताबिक तुम्हारी हर एक प्लानिंग का हमने पहले से ही समझ रखा था। और अगर बाय चांस तुम आज के दिन हमला नहीं करते तो शायद चीजें थोड़ी बदल सकती थी। पर फिर भी ज्यादा कुछ नहीं बदलता जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और जिस तरह से तुमने अपने आप को सामने दिखाया और अपने हर एक पत्थर को खोल दिया उससे दो चीजें पक्की हो सकती है, या तो तुम्हें अपनी जीतने पर पूरा भरोसा था या तो कोई ताकतवर व्यक्ति तुम्हारा साथ दे रहा है। और अब शैने के मुंह से उसके सारी की सारी पूरी प्लानिंग सुनकर वो ब्लड रिवर अल्टर बावलों की तरह हंसने लगता है और हंसता हुआ चिल्लाता बताता है कि अगर वो सेम है तो हरामखोर शैने भी इस वक्त बिल्कुल सेम ही था। और जैसे 100 साल पहले शैने ने उसकी हर एक चालों को समझकर उसे पकड़ लिया था पर पिछली बार भी वो शैने के चंगुल से भाग पाया था। तो अगर यहाँ पर शैने देखना ही चाहता था कि आखिर कौन ताकतवर व्यक्ति उसे बैकअप दे रहा था तो वो उससे मिलवाने के लिए पूरा का पूरा रेडी था। और वर्ष उस अजीब से स्केलेटन की पावरों का इस्तेमाल करता वो वहाँ पर अपने बैकर को बुलाता बताता है कि अगर वो अब तक हर एक चीज को देखने के बावजूद बेरुका हुआ था और अगर बाई चांस उसकी जिंदगी को यहाँ पर कुछ भी होता है तो उनकी डील यहीं पर खत्म हो जाएगी। और तभी उसे बचाने के लिए वो किंग ऑफ असासिन एकदम ही तेज एंट्री मार कर आता है और अपना सबसे पहले तेज हमला सीधा यानर की तरफ करता है। और उससे पहले वो हमला यानर को लग जाता है। यानर को पीछे काटा शैने उसके सामने आ जाता है और उस तेज लॉन्ग फोर्ट के वार को अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है क्योंकि बेशक उसके शरीर की मजबूती बहुत ही ज्यादा थी। यानर यहाँ पर उस किंग ऑफ असासिन को देखकर एकदम हैरान हो जाती है और चिंतित चिल्लाती बताती है कि आखिर सेकंड जूनियर सिस्टर यहाँ पर क्या कर रही थी। जो आवाज सुनकर शैने भी शौक हो जाता है क्योंकि अगर यानर ने अगर उसे सेकंड जूनियर सिस्टर कहा था तो उसके सामने मौजूद व्यक्ति वो किंग ऑफ असासिन और कोई ही नहीं बल्कि वो चीज सेक्ट में से शैने की दूसरी डिसाइपल थे। यानी जैसे कब से किंग ऑफ असासिन कह रहे थे वो एक लेडी क्वीन ऑफ असासिन थे
और अब ये सुनकर कि वो उसके डिसाइपल थे, उसके बात को रोकने के बाद शेन से पूछता है, क्या ये सच में तुम हो शूरो? और अगर सच में ये तुम हो तो आखिर तुम्हें अचानक क्या हुआ है और तुमने अपना पूरा चेहरा इस तरह से क्यों ढका है? कि शूरो उसकी बात का जवाब ना देती है, बस चुपचाप अपने हमले को पीछे कर लेती है। और पीछे आने के बाद बस्ती की नजरों से शनिया को घूरती रहती है। और यहाँ पर वो ब्लड रिवर अल्टर पीछे खड़ा एकदम जोर जोर से हंसता बताता है कि क्या अब शनिया की बोलती बंद हो गई, क्योंकि अब उसके सामने उसने एक असली खतरा मौजूद कर दिया था। और अब ये तो बस शुरुआत थी, बाकी अभी फौजते उसके साथ और भी बुरी चीजें करने वाला था कि उससे पहले वो आगे हर बातें कर पाता। अचानक ही उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसकी बुरी हालत करने वाला शनिया उसे साफ बताता है, भद्दे शक्ल वाले बुढ़े, अगर तुमने इसके बाद एक भी शब्द बोला तो अगला तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा टूटेगा ये मुझे बताने की जरूरत है। और यहाँ पर शनिया का थोड़ा सा ध्यान भटका ही था कि पूरी तेजी से शूरो अपनी तलवार को लेकर उस पर हमला करने को बढ़ती है, पर बीच में आती यानर शूरो को चिल्लाती रोकती बताती है कि जूनियर सिस्टर गलत कर रही है। और उसके सामने इस वक्त उनका मास्टर खड़ा था कि उसकी बातों से चिढ़ती हुई बीच ही रास्ते में अपने हमले का आकार मोड़ते वो उसे शनिया से यानर की तरफ ले जाती है। और यानर पर वो जोर का हमला करने के बाद शूरो से बताते हैं, सीनियर सिस्टर यानर, आखिर आप अपने आप से अभी तक झूठ क्यों बोल रही है? अगले ही पल वो महसूस कर पाती है कि उसका पीछे शनिया एकदम गुस्से में से घूर रहा था, क्योंकि एक जूनियर डिसाइपल होने के बावजूद शूरो ने अपनी सीनियर सिस्टर पर हमला किया था। और उससे घबरा कर वो बताती है कि उसका सामने मौजूद वो व्यक्ति सच में काफी गुना उनके मास्टर के जैसा ही लगता था। और अब वो उस पर में ब्लैक को टेस्ट करने के लिए अपनी पूरी तेजी के बाद शनि पर करने लगती है। और क्योंकि वो एक assassin थे, उसे अपनी स्पीड पर सबसे ज्यादा भरोसा था, पर यहाँ पर शनि उसके हर एक वार को सिर्फ के सिर्फ अपने हाथों से रोक रहा था, जो बात दर्शाते थे उसे शूरो का सामना करने के लिए एक हथियार तक की भी जरूरत नहीं थी। पर उन दोनों की ये भयंकर लड़ाई सामने हर जगह पर तबाही मचा रही थी और यानर भी बस उन दोनों को रोकने को कह रही थी, क्योंकि इस लड़ाई से उनका कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। और चलाते हुए शूरो को वो बताती है, जूनियर सिस्टर, अपने आप से तुम झूठ बोल रही है, क्या तुम अपनी नजरों से देख कर भी अच्छे से नहीं समझ पा रही कि तुम्हारे सामने खुद मास्टर मौजूद है? तो आखिर तुम हर एक चीज को देखकर भी हम पर शक क्यों कर रही हो? कि यहाँ पर शनिया शुरू से लड़ता हुआ यानर के इन अजीब बातों को मतलब नहीं समझ पाता कि आखिर उसका क्या मतलब था कि शुरू अपने आप से झूठ बोल रहे थे। और क्या वो नहीं जान पा रहे थे कि वो अपने मास्टर के साथ ही लड़ रहे थे? कि यहाँ पर फिर शुरू एक बार फिर से शनिया को इग्नोर कर अपनी पूरी तेजी से यानर की तरफ बढ़ती बताती है कि अगर सीनियर सिस्टर उसे वो चीज दे जाए तो वो यहाँ से चुपचाप चली जाएगी, कि उससे पहले वो यानर को पकड़ पाती। उसके परछावे को काटता हुआ अचानक ही फिर से उसके सामने तेजी से शनिया आ जाता है। और शूरो को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर ये व्यक्ति इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। कि शनिया उसे बताता है, शूरो, तुम जानते हो ना कि तुम मेरे हमलों से सिर्फ इसलिए बच पा रही हो सिर्फ का सिर्फ उस शिफ्टिंग मिरर की वजह से, और ये वही चीज है जो मैंने तुम्हें दी थी। तो मैं तुमसे ये बात सीधे सीधे पूछूंगा, क्या तुम्हारे इन सभी हरकतों का मतलब है कि तुम अपनी इस तलवार को अपने ही सख्त के खिलाफ कर रही हो, और वो भी अपने ही लोगों पर? और शनिया की आंखों में ये गुस्सा देखकर शूरो के दिल में एक डर की चिंगारी आती है, पर फिर भी अपने आप को संभालते हुए थोड़ी घबराहट में वो शनिया को बताती है कि वो उसका मास्टर नहीं था, जिससे शनिया को लगता है कि शायद अब शूरो उसे अपना मास्टर नहीं मानना चाहती, यानी उसने उसे धोखा दे दिया था। जैसे एक ही पल में उसके पास आकर शनिया उसे बताता है कि इस बात का मतलब था कि अब उनका रिश्ता अनजान हो चुका था। और शूरो यहाँ पर एकदम हैरान हो गए थे कि आखिर ये बंदा हर एक पल पहले से और भी ज्यादा तेज कैसे हो रहा था। शनिया फिर उसके ऊपर एक जोर का हमला करता है, जिससे अब उस पूरी जगह बस एक जोर के धमाके की आवाज गूंजी है। और यानर को अपने सामने बस हर एक जगह पर तबाही दिख रही थी। और इस नजारे को देखकर वो अच्छी तरह से जानते थे उसकी जूनियर सिस्टर शूरो मास्टर से कभी भी नहीं जीत सकती। और फिर हमें थोड़ा सा पास दिखाया जाता है, जिसमें हम थोड़े बहुत शूरो की ये करने की वजह समझ पाते हैं। जब शनिया सक्लूशन में चला गया था, पर यानर से उल्टा ये बात शूरो को नहीं पता थे, बल्कि उसे लगा था कि उसका मास्टर मारा गया है। और एक जगह पर छोटी शूरो यानर से पूछ रहे थे कि आखिर यानर उसे जाने से रोक क्यों रहे थे, जिस बात पर यानर उसे समझाने की कोशिश करती है कि मास्टर अभी भी जिंदा है और सक्लूशन में गए हैं। तो शूरो को किसी भी ऊट-पटांग रूमर्स में यकीन करने की जरूरत नहीं है कि यानर पर तेजी से वार करते। जैसे यानर ब्लॉक कर लेती है, वो यानर को बताती है कि उसने अपने मास्टर की लाश को अपनी आंखों से देखा था। तो आखिर फिर वो यानर पर यकीन कैसे कर सकती है, जिस बात पर यानर बताती है कि उसने अपनी आंखों से मास्टर को सक्लूशन पे जाते देखा था, और जिन भी लोगों ने शूरो को भटकाया था वो बस उससे चाल चल रहे थे। और अगर इस वक्त शूरो उसे यहाँ से छोड़कर चली जाती है तो वो उनके बिछाए के जाल में ही कदम रखेगी। पर एक तुम निराश हुई शूरो बताती है कि एमिली कॉन्करिंग हॉर्नेट वन ने उनके मास्टर का खून किया था, और ये एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर यानर भी घबरा गई थी, क्योंकि वो तब शायद बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। और शूरो बताती है कि मास्टर के खून के पीछे उसी का हाथ था, और वो उनका बदला लेने से बिल्कुल भी नहीं डरेगी। और चाहे कुछ भी हो जाए और चाहे उसे कुछ भी बुरे कदम पर चलना पड़े, वो अपने मास्टर का बदला लेकर रहेगी। और इसलिए प्रेजेंट में उसे अपने मास्टर को अपनी आंखों के सामने देखकर भी उन पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे अपनी खुद की आंखों से उसके मास्टर की लाश दिखवाई गई थी। और शूरो को ये धोखा किसने किया था, खैर अब बताओ, इस चीज के बारे में एक्जैक्टली नहीं पता। और अब शनिया तुम गुस्से में शूरो पर एक ताकतवर और जोर का हमला करने वाला था कि उससे पहले शनिया को रोकने के लिए उस लड़ाई
के बीच में याना आ जाती है, जो कि अभी भी नहीं चाहती थी कि सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसकी जूनियर सिस्टर को ज्यादा नुकसान पहुंचे। और उसे वैसे भी पता था कि नॉर्मली तो मास्टर हमेशा खुश रहते थे, पर जब गुस्से में होते थे तो उन्हें शांत करना कितना मुश्किल होता था। इसलिए वो मास्टर को बताती है पहले शीरो की बात सुनने के लिए, ताकि वो जान पाए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी कि उसी पल उस परफेक्ट टाइमिंग की तलाश कर रहा। वो हरामखोर ब्लड रिवर अल्टर जानवर की बॉडी पे अपनी ब्लड रिवर सील टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिससे अब जानवर एकदम ही दर्द में तड़पने लगती है और उसकी एनर्जी को खींचता हुआ एकदम ही खुशी से चिल्लाता। वो बता रहा था, इस बार मैं जानता हूँ कि मैं कामयाब हो चुका हूँ और अब लुआन जानवर तुम पक्का मेरी हो चुकी हो। और ये हरामखोर शक्ल से ही नहीं बल्कि अपनी बातों और हरकतों से भी बलात्कारी लग रहा था। और यहाँ पर एक तरफ हम तेजी से जाते हुए शाओहे और चिंगर को देखते हैं और शाओहे अपनी बड़ी बहन को बताते हैं कि आखिर चिंगर अभी तक बिल्कुल ठीक भी नहीं हुई थी, तो फिर वो आखिर यहाँ से इतनी जल्दी में क्यों जा रही थी और शाओहे से मना रही थी यहीं पर रुकने को। और वो खुद जाकर सिचुएशन के हाल देखाएगी कि चिंगर शाओहे को बताती है कि वो शाओहे से इतना ज्यादा प्यार में करा रही थी कि शाओहे अपने सिस्टर की टीचिंग को भूलने लगी थी। और वो उससे पूछती है कि क्या जब शैन्य ने उनकी जिंदगी को बचाया था तो क्या उसने उसे अपने मिशन की सारी जानकारी दे दी थी। जिस बात पर मना करती शाओहे बताती है कि उनका मिशन था ये वाली बुक के ओनर को ढूंढना और उन्हें वो खास चीज देना, वरना उनका पूरा फ्लावर ग्रुप एकदम पूरी तबाही से गुजरेगा। और वो कसम खाकर बताती है कि उसने अपना कोई भी ये मिशन शैनी को बिल्कुल भी नहीं बताया था, क्योंकि शाओहे को एक्चुअली में पता नहीं था कि शैनी ही वो यावली डीमन और उस यावली बुक का ओनर था। इसलिए उसने उन राजों को शैनी से छुपा दिया था और सिर्फ गिनी चुनी बातें उसे बताई थी। कि तब ये बातें करती हुई अचानक ही शाओहे के शरीर में एकदम ही दर्द उठ जाती है, जिसकी वजह से वो हवा में नीचे गिरने लगती है। पर अहम वक्त पर चिंग कराकर उसे पकड़ लेती है और दर्द से तड़पते शाओहे बताती है कि उसके पूरे शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे शरीर के अंदर कीड़े मकोड़े चलकर उसे अंदर से खा रहे थे। और उसके शरीर पे हम देख पाते हैं कि वो ब्लड रिवर सेल फिर से एक बार एक्टिवेट हो चुकी थी। और यहाँ पर ये चीज सिर्फ उसी के साथ नहीं थी बल्कि पूरे शुआनजी सेक्ट के सिटीजन्स पर उस सील ने इफेक्ट लेना शुरू कर दिया था। सभी सिटीजन्स एकदम दर्द में तड़प रहे थे और बस मदद की पुकारें लगा रहे थे। और यहाँ पर चिंगा के ऊपर भी वो सील का असर शुरू हो जाता है और वो समझ जाती है कि उस ब्लड रिवर अल्टर ने अपना काम शुरू कर दिया था और वो इससे सभी लोगों की ताकत को अपने लिए खींच रहा था। और यहाँ वैसा है शैनी की तरफ हम देखते हैं सबसे ज्यादा तरफ में था इस वक्त उसकी प्यारी डिसेबल याना थे, क्योंकि उसके ऊपर उस ब्लड रिवर अल्टर का डायरेक्ट असर था। और इसलिए गुस्से में शैनी तेजी से उस ब्लड रिवर अल्टर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, पर उससे भी तेजी से शूरोज अल्टर पर कूदकर उस पर तेजी से तलवार घुमाकर अपना वो खतरनाक वार करती है। और ब्लड रिवर अल्टर की ताकत अब बढ़ चुके थे, वो उसके वार को किसी तरह से डोज कर लेता है क्योंकि वो तेज भी हो चुका था। और गुस्से में शूरो उसे बताती है कि उनके किए गए वादे में ये चीज बिल्कुल भी नहीं थे। और यहाँ पर वो ब्लड रिवर अल्टर उनके समझौते के खिलाफ जा रहा था कि बराबरी में वो भी शूरो के ऊपर एक तेज मुक्का घुमाकर फेंकता है जो सब दूर जाकर करते हैं। और हम देख पाते हैं कि शूरो के इस तलवार के वार से ब्लड रिवर अल्टर का पूरा सर काटा जा चुका था, पर उसी श्रापित खोपड़ी को अपने हाथ में पकड़ा वो उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करता बताता है कि ये ब्लड रिवर सेल उसे अंदर की स्पिरिचुअल ताकत लाकर दे रही थी और अब उसने लाइफ और डेथ रियम के थर्ड ट्रिबुलेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया था। और जब तक ये सील जानवर पर लगी रहेगी उसे हराने वाला यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होगा। और वो शूरो से पूछता है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि तुम यहाँ पर उस आर्टिकल ऑफ वीएन को लेने आए थे और शायद तुम्हारा प्लान था उस सील ऑफ हेवन को यहाँ से लेकर चले जाना, उससे पहले मैं यानर को कुछ कर पाऊं। पर अब अपने आसपास ध्यान से देखो, क्या तुम्हें अब लगता है कि तुम मेरी बिल्कुल भी बराबरी कर सकते हो? और अब उस ब्लड रिवर अल्टर ने अपने सर को फिर से जोड़ लिया था, पर क्या फायदा, शक्ल तो फिर भी उतनी ही घटिया है। इससे अच्छा तो भाई तू सर कटा रहता, कम से कम खौफ तो रहता ना दुनिया में। और वो शूरो को बताता है कि अब अगली तड़पने की बारिश शुरू हो गई थी, क्योंकि उसका प्लान था उसके ऊपर भी अपनी उस सील को लगाने का कि उससे पहले शैन्य एकदम तेजी से आकर उस ब्लड रिवर अल्टर को एक जोर की लात दे मारकर एकदम दूर फेंक देता है। पर इस बार वो उस लात को थोड़ा बहुत सह पाया था और अपनी स्केलेटन की ताकत का इस्तेमाल करता। वो गुस्से में बताता है, हरामखोर शैन्य, तू अभी तक मेरे बीच में आ रहा, पर अब मुझे कोई भी नहीं मार सकता। और तू तो 100 सालों पहले भी मुझे मारने से नाकामयाब हो गया था और आज एक बार फिर से तू उस गलती को दोहराने वाला है। और भले तुम लाइफ और डेथ रियम में हो, पर तुम भी अभी तक मेरे जितने ट्रिबुलेशंस पर नहीं पहुंचे होगे। तो आखिर से बस छोटी सी ताकत से क्या पा सकते हो? और यहाँ पर यानर के शरीर के कोने कोने से उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी छीन रहा था और साथ ही अब शूरो के शरीर भी एकदम दर्द करना शुरू हो गया था। और अब उसे एहसास हो रहा था कि अपने शरीर पर उस मैजिक सील का असर कैसा होता है। और उस खोपड़े का इस्तेमाल करता हुआ कि अब ये ब्लड रिवर सील की ताकत एक स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट सीलिंग टूल में बदल चुकी थी और इस स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा खास कोई भी होली आर्टिफैक्ट अभी तक नहीं बना था। ऐसा उसका मानना था कि अब वो किसी पर भी अपनी सील टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता था। और वैसे अब उसका प्लान था शैन्य को भी इस सील में कैद कर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को छीनने का। और अगर उसने ऐसा कर लिया तो
फ्रैंकलिन कॉन्टिनेंट को छोड़ो, वो यहीं पर सभी ताकतों के लिमिट को पार कर जाएगा और अपनी जीत को साबित करता हुआ चिल्ला ही रहा था कि फिर वो नोटिस करता है कि उसका होली आर्टिफैक्ट ब्लड रिवर सील से जुड़ा हुआ शनि को पूरी तरह से अवॉइड कर उससे पीछे हट रहा था। जैसे उसे उससे घबराहट था और हवा में शनि उसे बताता है, मैं सच में यही बात तो कब से सोच रहा था कि आखिर तुम्हें इतनी सारी हिम्मत कहाँ से मिल रही है। हर किसी पता था कि तुम स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे थे और अगर सच में तुम्हें ऐसे ही मस्ती करने का शौक है तो मैं यहाँ पर तुम्हारा बाप हूँ। और यहाँ पर ये डायलॉग मैं अपने मन से नहीं बना रहा बल्कि शनि ने खुद से कहा था और तभी उसके पीछे एक स्पिरिचुअल एनर्जी से बना ड्रैगन बन जाता है। जिससे वो ब्लड रिवर एल्टर समझ गया था कि उसके हाथ में पकड़े वो खोपड़ी यानी उस स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट में शनि को अपने मालिक के तौर पर असब किया था और वो घबराया एकदम जोर जोर से चिल्लाने वाला था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उससे पहले शनि अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल करता उससे पूरी तरह से पट्टियों में जकड़ लेता है और उसे चलने और बोलने से रोककर बताता है कि यहाँ पर वो उस ब्लड रिवर एल्टर से बात नहीं कर रहा था बल्कि उस चीज से बात कर रहा था जिसे उसने अपने खुद के हाथों से बनाया था। और गुस्से में देखता शनि बताता है, आखिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, क्योंकि जिस चीज को तुम कब से स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट चला रहे हो उसे आखिरकार मैंने ही तो बनाया है। तो आखिर कौन सा बच्चा अपने बाप से नहीं डरेगा और खासकर वो बच्चा है जिन्हें अपने किए हुए धोखे की सजा मिलने वाली है। और तभी वो स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट एकदम ही उस कंकाल से गायब हो जाता है और वहाँ पर अब वो एक आम सा कंकाल बनकर गिर जाता है। और ऐसा होता ही उसी पल उस कॉन्टिनेंट के सभी आम लोगों के ऊपर से वो सभी की सभी सील्स हटने लगी थी। उन सभी को महसूस हो रही दर्द अचानक ही बंद हो गई थी और शूरो भी महसूस करती है कि उसके शरीर में बने गए वो मार्क्स गायब हो रहे थे। और यहाँ पर सबसे बुरी हालत में याना वो भी हवा से नीचे गिराती है कि उससे पहले शनि आकर उसे पकड़ लेता है और वो मार्क्स तो याना की बॉडी से भी गायब हो गए थे और याना अभी भी एकदम बेहोश थे। और यहाँ पर वो ब्लड रिवर एल्टर एकदम डरा घबराया कह रहा था कि शनि ने उस होली आर्टिफैक्ट को सिर्फ अपने एक शब्द कहकर बंद कर दिया था जबकि उसे उसका सहारा लेने के लिए इतनी सारी भेंटें चढ़ानी पड़ी थी। और वो घबराए पूछता है, आखिर मैंने कभी भी किसी से सुना क्यों नहीं, ये तुम स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट के इंसास्टर हो। इसका मतलब मैंने आज तक जितना सीखा जितना भी इस चीज को पाने के लिए भुगतान किए सभी के सभी एकदम फालतू था। कि उसके पीछे से गुजरता हुआ शनि उसे धमकाता बताता है कि आखिर ब्लड रिवर को मरने की जल्दी क्यों थी, क्योंकि उनके पास यहाँ पर साथ बिताने को काफी टाइम पड़ा था। आज यहाँ पर आकर तुमने जो कर्म किया है उसके बदले में मैं तुम्हें 2 मजेदार से ऑफर देना चाहूंगा। लाला, हम तुम्हें धीरे धीरे कर तुम्हारी चमड़ी को तुम्हारी हड्डियों से कुरेद कर तुम्हें तरफा सकते हैं या फिर धीरे धीरे कर जितने भी बुरी तरह से हो सके हम तुम्हें उबाल कर चला सकते हैं। तो अब तुम्हारी बारी है, यहाँ पर चुनाव कि तुम अपने लायक किस तरह का अंत चाहते हो। कि अगले ही पल वो ब्लड रिवर एल्टर का शरीर उसी जगह पर फट जाता है और शनि इस बात से एकदम गुस्सा हो गया था कि बिल्कुल हर बार की तरह जब भी ये ब्लड रिवर डर जाता था वो अपने शरीर को फाड़ कर यहाँ से निकल जाता था। तो शायद हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा था पर शनि के पास अभी उसके लिए टाइम नहीं था और अपने ही पीछे मौजूद शूरो को वो आवाज लगातार बताता है कि शूरो ने जो भी यहाँ पर किया था वो धोखे की हरकत उसे बहुत ही बुरी लगी थी। पर जब उसकी सीनियर सिस्टर की जान खतरे में थी उसने अपने हथियार को उनके दुश्मन की तरह घुमाया था जिस चीज के लिए शनि से थोड़ा बहुत माफ करने के लिए तैयार था। तो इसलिए उस पर थोड़ा सा तरस खाकर वो उसे 3 दिनों का टाइम देता बताता है कि इन 3 दिनों के अंदर अंदर शूरो को अपना हलिया सुधार कर सेट में वापस आना था और फिर वो उसे अपनी इन सारी वजह को समझाने का एक मौका देगा। और अगर उसकी ये हरकतें करने की वजह अच्छी हुई तो आगे क्या करना है वो फिर डिसाइड करेगा। और अगले ही पल शूरो भी अपना मुंह ढककर उस जगह से उसी सेकंड में गायब हो जाती है। और यहाँ पर वो फ्लावर ग्रुप की दोनों लेडीज बाल बाल उस जगह पर पहुंच गई थी और हम शॉन जी सेट में आकर उसे सबसे पहले शनि को ढूंढना था। और खैर वेल ये एपिसोड तो ये पर खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई है तो और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला एपिसोड जल्दी बनाऊं तो फटाफट वीडियो के नीचे 350 कमेंट्स कर दीजिएगा। जो होता है मैं इसके अगले एपिसोड पे काम शुरू कर दूंगा और कमेंट्स में आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या आपको शूरो की ये हरकतें करने की वजह अच्छी लगी या फिर नहीं, ये आप कमेंट्स में बता देना। और मैं वेल बेशक आपसे मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जना।